नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। यूपी की तरह ही बिहार में भी लगे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन, गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश को पत्र। महाराष्ट्र में आरक्षण पर बात कहां तक पहुंची, इस डिप्टी सीएम ने बताया। महादेव ऐप पर जांच की आंच मुंबई तक, अब यह एजेंसी करेगी राजफाश। शूटिंग के दौरान साउथ स्टार सूर्या के कंधे पर गिरा कैमरा, ले जाया गया अस्पताल। ऊपर अस्पताल, नीचे आतंकी हेडक्वार्टर, इजराइल ने दुनिया को दिखाया हमास का पाताल लोक। अब खबरें विस्तार से। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि इस बात की आशंका निराधार नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार न सिर्फ संविधान के खिलाफ अपितु देशद्रोह भी है। बिहार अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हलाल सर्टिफिकेट उत्पादों पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम से यूपी की तर्ज पर हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पत्र में सिंह ने लिखा है कि बिहार राज्य में अनेक खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक सामग्रियों जैसे खाद्य तेल, नमकीन, ड्राई फूड, मिठाइयाँ, कॉस्मेटिक, दवाओं एवं मेडिकल उपकरणों का हलाल कारोबार हो रहा है, जबकि इस प्रकार की सामग्री के मानक से संबंधित प्रमाणन के लिए FSSAI जैसे मानक ही वैध है। सीएम के मुताबिक कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट देने की स्वयंभू हो गई है और सामान बनाने वाली कंपनियों को मोटी रकम देकर हलाल सर्टिफिकेट दे रही है। उन्होंने आशंका जताते हुए ये भी कहा कि इस बात की आशंका निराधार नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार न सिर्फ संविधान के खिलाफ है अपितु देशद्रोह भी है। बीजेपी सांसद ने पत्र में लिखा कि एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में हलाल प्रमाणन संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों का आकार लगभग $2 ट्रिलियन तक है तथा अर्थव्यवस्था के इस रूप के आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने की भी बात प्रकाश में आ रही है, जिसकी गहन जांच किए जाने की आवश्यकता है। पत्र के अंत में लिखा गया है कि यूपी की तरह बिहार सरकार भी सख्त कदम उठाने तथा सामाजिक रूप से विभेदकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों में इसकी संलिप्तता की गहन जांच करते हुए सख्त कार्रवाई का आग्रह करता हूँ। उल्लेखनीय है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में हलाल प्रमाण युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने मराठा समुदाय को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समुदाय को आरक्षण देने का आश्वासन दिया है, हम उनके साथ खड़े हैं। मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है। इस मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। फडणवीस ने कहा है कि मराठा समुदाय की मांगों को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक है। समुदाय को आरक्षण देने के प्रयास जारी है। आपको बताते चले कि मराठा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंढरपुर में फडणवीस से मुलाकात की थी। फडणवीस जहां अपनी पत्नी के साथ भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए थे। सोशल मीडिया मंच एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट कर फडणवीस ने कहा, मैंने मराठा समुदाय को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समुदाय को आरक्षण देने का आश्वासन दिया है, हम उनके साथ खड़े हैं। मुद्दा निश्चित रूप से हल हो जाएगा। मराठा समुदाय को आरक्षण देने का प्रयास जारी है। प्रतिनिधिमंडल ने ये मांग भी की है कि राज्य सरकार पंढरपुर में मराठा भवन के निर्माण, अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल बनाने, छत्रपति शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण एवं मानव विकास संस्था के उपकेंद्र शुरू करने और शहर में छात्रों के वास्ते एक छात्रावास के निर्माण के लिए जमीन मुहैया कराए। आपको बताते चले कि सारथी महाराष्ट्र सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो मराठा और मराठा कुंभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए स्थापित की गई है।
फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार इन सभी मांगों के प्रति सकारात्मक है। उन्होंने कहा, सोलापुर जिला अधिकारी मराठा भवन और एक छात्रावास के निर्माण के लिए प्रतिनिधिमंडल को अगले 15 दिन में उपलब्ध भूमि दिखा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल जो जगह पसंद करेगा सरकार उसे आवंटित कर देगी। हम अगले मानसून से पहले निर्माण भी शुरू कर देंगे। मुंबई में महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस केस की गहराई से जांच के लिए ये आवश्यक था। बता दें कि महादेव ऐप केस के बाद चुनाव से ऐन पहले छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई थी। छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान महादेव ऐप पर सियासी हल्लाबोल के बाद अब यह मामला मुंबई तक जा पहुंचा है। महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े 15,000 करोड़ रुपए की कथित जुए साइबर धोखाधड़ी की प्राथमिकी की जांच का जिम्मा मुंबई अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर ने कहा है कि गहराई से जांच करने के लिए इस कदम को उठाया गया है। पुलिस ने इससे पहले कहा था कि 2019 से धोखाधड़ी करने के आरोप में ऐप के प्रवर्तक सौरभ चंद्रकांत, रवि उप्पल, शुभम सोनी और अन्य सहित 32 लोगों के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में मुंबई के माटुंगा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक आरोपियों ने लोगों से करीब 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि फॉरेंसिक विश्लेषण और एक कैश कुरियर द्वारा दिए गए बयान से चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और यह जांच का विषय है। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने शुभम सोनी का एक वीडियो जारी किया जिसमें सोनी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह ऐप का मालिक है और उसके पास छत्तीसगढ़ के मुख्य भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए देने का भुगतान करने का सबूत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दावे को खारिज कर दिया है। केंद्र ने ईडी के अनुरोध पर 5 नवंबर को महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी मंचों के खिलाफ अवरुद्ध आदेश जारी किए। सट्टेबाजी के 22 अवैध मंचों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई ईडी द्वारा एक अवैध सट्टेबाजी ऐप गिरोह के खिलाफ की गई जांच और छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के संबंध में छापेमारी के बाद हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऐप के संबंध में कम से कम 75 प्राथमिकी दर्ज की है और ईडी भी मामले की जांच कर चुकी है। इस विषय पर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हुई थी। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। जब सरकार के लोग ही सट्टेबाजी के धंधे में उतर आए तो राज्य में विकास कहां से होगा। हालांकि बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने न सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित बताया था। कांग्रेस का कहना था कि चुनाव के आते ही बीजेपी के लोग इस तरह की मुहिम में लग जाते हैं। अपनी आगामी फिल्म कांगुआ की शूटिंग में व्यस्त अभिनेता सूर्या ने सिरुथाई शिवा के निर्देशन में पिछले साल इस फिल्म की शुरुआत की थी। फिल्म का फाइनल शूटिंग शेड्यूल चेन्नई की ईवीपी फिल्म सिटी में चल रहा है। फाइनल शूट सूर्या और बॉबी देओल के बीच फिल्माया जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि सूर्या शूटिंग के दौरान एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। सिरुथाई शिवा द्वारा निर्देशित लीड एक्टर सूर्या और बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी वाली कांगुआ 2024 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर आ रही है कि कल रात लगभग 11 बजे शूटिंग के दौरान सूर्या एक दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण सीन की शूटिंग के दौरान कैमरा केबल खराब हो गया और वह सूर्या के कंधे पर आ गिरा। इस घटना के बाद शूटिंग को रोक दिया गया और सूर्या को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना का ज्यादा असर नहीं हुआ है और सूर्या अब ठीक है। हालांकि दिन की शूटिंग रोक दी गई है। फैंस सूर्या के स्वास्थ्य को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं। प्रशंसक उनकी चिंता कर रहे हैं और उनसे सेट पर सावधानी बरतने का अनुरोध कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सूर्या को डॉक्टर ने 2 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी है। कथित तौर पर सूर्या अधिक गंभीर चोट से बाल बच गए हैं क्योंकि कैमरा उनके सिर पर नहीं गिरा। अगर ऐसा होता तो यह काफी गंभीर हो सकता था। यह अनिश्चित बना हुआ है कि अभिनेता के स्वस्थ होने तक शूटिंग रुकेगी या नहीं। खासतौर पर सूर्या का शेड्यूल इस महीने कांगुआ में उनके सीन्स को पूरी तरह से शूट करने का था। कांगुआ को 10 भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाना था, लेकिन यह फिल्म पूरी 38 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म में सूर्या को 5 अलग अलग भूमिकाओं में दिखाया जाएगा। इस फिल्म से दिशा पाटनी अपना तमिल डेब्यू करेगी। फिल्म में योगी बाबू, रेडिंग, कोविल सरला, आनंद राज, रविंद्र राघवेंद्र, के.एस. रविकुमार और बी.एस. अविनाश सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है। इजराइल पर हमला करने के बाद छुपने के लिए हमास ने गाजा में पाताल लोक बनाया हुआ है। जमीन के नीचे बने इस पाताल लोक को देखकर दुनिया हैरान है।
आतंकी संगठन हमास को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चला रही इजरायली सेना ने गाजा में बने सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद जब आईडीएफ ने अस्पताल के अंदर और बाहर तलाशी अभियान चलाया तो वहां से उसे अब तक की सबसे लंबी सुरंग मिली। यह सुरंग अस्पताल से लेकर शहर के अंदर तक जाती है। जब भी इजरायली सेना हमास पर पलटवार करती है तो हमास के आतंकी इसे सुरंग में घुसकर जवाबी हमले से बच जाते हैं। इजरायली सेना ने गुरुवार को गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के नीचे एक मजबूत सुरंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए हैं। आईडीएफ का कहना है कि यह सुरंग एक विशाल भूमिगत नेटवर्क का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल हमास की ओर से सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास अपने हथियारों और कमांड सेंटरों को छिपाने के लिए कर रहा था और पलटवार होने पर वह अस्पताल पर हमले का प्रोपेगेंडा कर रोना चिल्लाना शुरू कर देता था। अपने नए वीडियो में इजरायली सैनिक अल शिफा अस्पताल के पास ऐसी ही एक सुरंग दिखाते हैं। ताजा पकड़ी गई सुरंग के अंदर जाने पर इजरायली रक्षा बलों को एक बाथरूम, रसोई और एक एयर कंडीशनर रूम दिखता है। आईडीएफ के मुताबिक यह हमास के गुर्गों के लिए एक कमांड पोस्ट के रूप में काम करता है। इस सुरंग में चलने का रास्ता करीब 2 मीटर ऊंचा है जिसमें से आसानी से चला जा सकता है। इस सुरंग में घुसने के लिए अस्पताल के बाहर मैदान में एक मुहाना बनाया गया था जिसे लोहे के मजबूत जाल से ढक दिया गया था। इसी मुहाने के जरिए हमास के आतंकी अंदर घुसकर सुरंग में लापता हो जाते थे। इजरायली सेना ने सुरंग की ड्रोन फुटेज शेयर करते हुए लिखा, ऊपर से अल शिफा अस्पताल, नीचे हमास का आतंकी परिसर, अस्पतालों के पीछे हमास छिपा हुआ है। इन ड्रोन फुटेज से यह बात निर्वादित रूप से साबित हो गई है। इस सुरंग को दिखाने के लिए सैनिक कुछ पत्रकारों को भी शॉप से नीचे ले गए। इजराइल की 7वीं ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एलाद ने बताया कि यह एक बहुत लंबी सुरंग है। यह सुरंग शहर के अस्पताल तक जाती है। जब वे आतंकी जीवित रहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वे नीचे चले जाते हैं और अस्पतालों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ लंबे समय तक रह सकते हैं। इजरायली सेना ने आतंकी खतरों को देखते हुए पत्रकारों को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया और उन्हें अस्पताल परिसर का केवल एक हिस्सा ही देखने को परमिशन दी गई। सेना ने सुरंग से बड़ी मात्रा में बंदूकें, गोला बारूद और दूसरे विस्फोटक भी बरामद किए हैं जो उन्हें अल शिफा अस्पताल परिसर से बरामद हुए हैं। बताते चले कि हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल के तटवर्ती इलाके में हमला कर बेरहमी से 1400 लोगों को मार दिया था, जबकि करीब 240 लोगों को वे बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले आए थे। उन बंधकों को जमीन के नीचे बनी ऐसी ही सुरंगों में छिपा कर रखा गया। अब बबर हमले के बाद इजराइल का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर गाजा पट्टी पर फूट रहा है। इस हमले में अब तक गाजा के करीब 12,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में हमास के आतंकी भी शामिल है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।